गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। बिहार पुलिस की बंदूकें एक बार फिर बेबस नजर आई, जहां ऐन मौके पर पुलिस की बंदूक धोखा दे गई। और ये तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार के आरा के, जहां सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जो है तेजी से वायरल हो रहा है। जहां 4 जनवरी की सुबह आरजेडी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिनारायण सिंह के निधन पर राजकीय सम्मान के दौरान अंतिम विदाई देने के समय ही बिहार पुलिस की बंदूक टाई फंस हो गई, और जिससे वहां मौजूद पुलिस अधिकारी और बिहार पुलिस के जवानों की खूब किरकिरी भी हुई। वायरल हो रही तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूर्व मंत्री के अंतिम विदाई कार्यक्रम के दौरान बंदूक से बिहार पुलिस के जवान जैसे ही सलामी देने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी बंदूकें धोखा दे जाती है। वहां मौजूद जगदीशपुर डीएसपी श्याम किशोर रंजन से लेकर अन्य अधिकारी अचंभित होकर अवाक होते नजर आते हैं। पीछे से कुछ लोग पुलिस जवानों को राइफल सही तरीके से रखने की सलाह भी दे रहे हैं, और अधिकारी उनकी बात मान जवानों को हथियार सही तरीके से ऊपर रखने का निर्देश दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान कुछ बंदूकों से छूटी गोलियों से उन्हें सलामी दी गई, और इस मामले में जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो वो टाल मटोल करते हुए नजर आए और कैमरे पर बोलने से साफ मना कर दिया। और ये पहला मौका नहीं है जब बिहार पुलिस की बंदूकें दगा दी गई है। इससे पहले भी आरा में शहीद जवान रमेश रंजन के अंतिम विदाई में भी बिहार पुलिस की बंदूकें धोखा दे गई थी, और पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के अंतिम विदाई के क्षण भी बिहार पुलिस की बंदूकें टाई फंस हो गई थी, जिससे बिहार पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। सभी आदमी को कर राजकीय सम्मान बारी बारी से फायर शुरू। शुरू करो फिर। तो वायरल होती ये तस्वीरें हमने दिखाई, और अब बिहार पुलिस की बंदूकों पर कई सवाल भी उठ खड़े होते हैं। बार बार क्यों धोखा दी जाती है बंदूक, और पुलिस की बंदूकें, ऐसी बंदूकों के साथ काम करने की क्या है मजबूरी? तो धोखा देने वाली बंदूक पर कई अहम सवाल, और ऐसी बंदूकों से कैसे बचेगा पुलिस का सम्मान? और बिहार से बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, सभी कोचिंग संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं। 21 जनवरी तक बंद किए गए सभी शिक्षण संस्थान। तो ये बड़ी खबर बिहार से आपको बता रहे हैं, जहां बिहार के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, सभी कोचिंग संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं। 21 जनवरी तक बंद किए गए सभी शिक्षण संस्थान। पहले की तरह क्लासेस जो है वो चलती रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, सभी तरह की परीक्षा समय पर होगी। तो ये बड़ी खबर बिहार से। और लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और अब जान लेते हैं कि बिहार में कोरोना का अपडेट क्या है। 6 जनवरी को 2379 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि बिहार में हुई है, और पटना में सबसे ज्यादा 1407 संक्रमित मरीज मिले हैं। गया की बात करें तो गया में 177 संक्रमितों की पुष्टि हुई। मुजफ्फरपुर में 137 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। वहीं एक्टिव केस की जो संख्या है वो 5785 हो गई है। आईजीआईएमएस के 15 डॉक्टर एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिले। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और पिछले 24 घंटे में बिहार में 2379 कोरोना केसेस सामने आए हैं।
और बिहार में 5 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या कैसे बढ़ी है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। जहां 2 जनवरी को 352 संक्रमित मरीज मिले, तो देखिए संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा और कोरोना का ये बढ़ता ग्राफ। 2 जनवरी पर नजर डालें तो 352 संक्रमित मिले, वहीं 3 जनवरी को देखें तो 344 संक्रमितों की पुष्टि हुई। 4 जनवरी पर नजर डालें तो ये आंकड़ा बढ़ता है और 893 पहुंच गया। 5 जनवरी को बिहार में 1659 संक्रमितों की पुष्टि होती है, जबकि 6 जनवरी को यह संख्या 2379 पहुंच जाती है। तो लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। सावधानी, सतर्कता बेहद जरूरी है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। 5 जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ, क्या वो वाकई चूक थी या साजिश? क्या जानबूझकर पीएम का रास्ता रोकने के लिए छोड़ दिया क्या? पूरी घटना पर पंजाब सरकार का रवैया लचर क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब अब तक पुख्ता तरीके से नहीं मिल पाए हैं। लिहाजा पीएम की सुरक्षा को लेकर अब पंजाब से लेकर पटना तक के लोगों में उबाल है। वहीं गृह मंत्रालय ने जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। गुरुवार को दोपहर 1:45 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और बुधवार को पंजाब में उनके काफिले में हुई सुरक्षा में चूक से अवगत कराया। राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक पर चिंता जताई। जाहिर है मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े नेता की सुरक्षा का मसला है। बुधवार को चुनावी राज्य पंजाब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की वो तस्वीरें हैं जिसने सियासत से लेकर पंजाब की पूरी सिस्टम का सच बता दिया। इस गंभीर घटना के बाद पंजाब से लेकर पटना तक लोगों में गुस्सा है। पटना में कांग्रेस ऑफिस के सामने पुतला फूंका गया और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की घटना की घोर निंदा की गई। हम तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम का यह कार्यालय है और यहाँ पर देखिए अब ठीक सामने यहाँ पर बीजेपी के नेताओं के द्वारा यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी समर्थित लोग हैं, उन लोगों के द्वारा यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। दरअसल बुधवार को पीएम की सुरक्षा में उस वक्त गंभीर चूक की घटना हुई जब पंजाब के फिरोजपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस रास्ते को रोक दिया जहां से पीएम को गुजरना था। इस वजह से प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे। घटना के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली लौट गए। वो न तो किसी कार्यक्रम में शामिल हुए और न ही 2 साल बाद राज्य में अपनी पहली रैली को संबोधित कर सके। इस पूरी घटना को जेडीयू ने संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है, जबकि कांग्रेस अब भी थोथी दलीलें कूट रही है। पंजाब सरकार जैसी मानसिकता वाली सरकार देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा है। मैं प्रधानमंत्री जी से ये इसलिए नहीं कहूँगा कि हरकत उनके साथ हुई है। इस संघीय ढांचे के प्रमुख होने के कारण मैं प्रधानमंत्री जी से और सुप्रीम कोर्ट जो इस संविधान का संरक्षक है, दोनों से अपील करता हूं कि पंजाब सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। किसान आंदोलन के बाद की जो हालत है, लगभग 600-700 किसानों की मौत हुई, लोगों में आक्रोश का होना स्वाभाविक है। इन सभी कारणों की वजह से प्रधानमंत्री ने खुद ही अपने कार्यक्रम को स्थगित किया। इसमें कहीं से भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। हमने प्रॉपर इंतजाम किए थे उनके सिक्योरिटी के भी और प्रॉपर इंतजाम किए थे मीटिंग के व्यवस्थित ढंग से होने की भी, लेकिन प्रधानमंत्री को एकाएक नहीं जाना था तो नहीं गए। पंजाब में जिस जगह पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ वो पूरा एरिया इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर दूर है। समझना मुश्किल नहीं है कि पीएम की सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इधर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को मराठी राबड़ी देवी कहने वाले महाराष्ट्र बीजेपी के नेता के खिलाफ मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी मीडिया सेल के सदस्य जितेन गजरिया ने 4 जनवरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी और फोटो के कैप्शन में लिखा हुआ था मराठी राबड़ी देवी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। दरअसल ये कैप्शन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। बता दें कि पिछले 12 नवंबर को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की
सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी हुई थी और उन्हें 2 दिसंबर को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई थी और इस समय वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इन्हीं वजहों से उन्होंने 22 से 28 दिसंबर तक चले राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भी हिस्सा लिया था और इसी को लेकर पिछले कुछ समय से भाजपा सहित कई पार्टियां किसी दूसरे को मुख्यमंत्री पद पर प्रभार देने की मांग कर रही है और कुछ ऐसे ही हालात तब थे जब चारा घोटाले की वजह से लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला था। हालांकि जितेंद्र गजुरिया ने बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और माफी भी मांग ली। वहीं उद्धव ठाकरे की पत्नी की तुलना राबड़ी देवी से करने पर आरजेडी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी के मीडिया सेल के प्रभारी के द्वारा टिप्पणी ये बता रही है कि बीजेपी महिला विरोधी मानसिकता के साथ काम करती है। उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये हरकत की है। मेरा मत साफ है कि कोई भी टिप्पणी करने के पहले इतनी बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। जो बिहार की माननीय मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी जी के ऊपर जो टिप्पणी किया गया है वो सरासर गलत है। मैं उस बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई की मांग करता हूं। सवाल है कि राबड़ी देवी के साथ तुलना पर शिवसेना नेता नाराज क्यों हैं? तो इस पूरे मामले पर कई अहम सवाल और सवाल ये कि आखिर राबड़ी देवी के साथ तुलना पर शिवसेना नेता नाराज क्यों हैं? क्या राबड़ी देवी के साथ तुलना उद्धव सरकार को गाली लगती है? तो आखिर राबड़ी देवी से तुलना पर नाराजगी क्यों? और कई अहम सवाल, क्या राबड़ी देवी से तुलना करने पर कार्रवाई जायज है? और क्या यही महाराष्ट्र के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सच? अगली खबर आपको पूर्णिया से बता दें, जहां पूर्णिया के बायसी में एक बार फिर एक नाबालिग दलित लड़की को अगवा करने का मामला सामने आया। परिजनों ने बायसी में एक मिठाई के दुकान में काम करने वाले किशनगंज के टेढ़ागाछ गांव के रहने वाले अरशद अली पर अपहरण का आरोप लगाया है। पीड़ित परिजनों ने बायसी थाना में प्राथमिकी दर्ज भी कराई है और साथ ही एसपी ऑफिस में भी आवेदन दिया है। परिजनों के मुताबिक लड़की 29 दिसंबर से ही लापता है। परिजनों ने प्रशासन से जल्द ही लड़की की सकुशल बरामदगी के 7 आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने प्रशासन को 3 दिनों के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपी के 2 दोस्तों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ जारी है। कुछ दिनों पहले कस्बा थाने के गढ़बनेली में एक नाबालिग हिंदू लड़की को मोहम्मद शाहनवाज नामक युवक ने अगवा किया था। अगवा लड़की को पुलिस ने सुपौल से बरामद किया था। 14 साल की लड़की है, नाबालिग है, अरशद अली लेके भागी। कहाँ से? हम अपना बेटी सही सलामत चाहते हैं सर। उसका साथ में क्या भर्ती हुआ नहीं है सर, ये तो हम नहीं कर पाएंगे सर। मेरा बेटी सही सलामत चाहिए। अरशद अली को सजाए होना चाहिए सर। केस किए थे आपने? हाँ सर, केस किए, थाना में केस किए। आज 9 रोज हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कब गायब हुई है? 29 साल। कितना उम्र है लड़की का? 14 साल। अच्छा, कहाँ से गायब हुई? अपना मतलब स्कूल जा रहा था सर। बैसी थाना में 394 कांड संख्या जो है कि इसमें नाबालिग हिंदू युवती 14 साल की को मोहम्मद अरशद जो है वो किडनैप कर लिया है, जो खुद 2 बच्चे का बाप है। ये एक लफ्जियात का मामला है। इसके पूर्वी जिले में कई मामले हुए, अभी 2 दिन पहले कस्बा में भी हुआ था। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग से इसमें कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने हमारे आवेदन पे कार्रवाई का आदेश देते हुए पूर्णिया पुलिस को 3 दिन में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। और शेखपुरा के अरियरी ब्लॉक में भोजडी गांव में एक घर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर से गैस लीक होने के कारण मुकेश पंडित के घर पर आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं, बाहर निकल गए और सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू के लिए पहुंची। काफी मुशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। अंदर में आप गए हो?
वैशाली के महनार में एक ज्वेलरी शॉप में हथियार के बल पर लूट की कोशिश हुई। घटना महनार मेन रोड बाजार स्थित मंगलसूत्र ज्वेलर्स की है, जहां लूट की कोशिश हुई। लुटेरे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि ग्राहक बनकर आए लुटेरे ने आभूषण दिखाने को कहा। उसके बाद पिस्टल के बल पर आभूषण देने की मांग करने लगा और जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तो अपराधी मौके से फरार हो गया। तो ये सीसीटीवी फुटेज जहां ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश की गई पिस्टल के दम पर। वैशाली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। और पटना के गौरी चौक में पुलिस के साथ मारपीट और हथियार छीनने की कोशिश का वीडियो वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट के साथ हथियार छीनने की कोशिश की और वीडियो 2 जनवरी का बताया जा रहा है। हालांकि गौरी चौक थाना प्रभारी ने वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की है। तो देखिए ये 2 तस्वीरें पटना से, जहां पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की गई और दूसरी तस्वीर भी आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पुलिस के साथ मारपीट भी की गई। थाना प्रभारी ने फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की है और पुलिस के साथ मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। और इधर शेखपुरा में जमीन विवाद में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने एक आरोपी नौशाद को पकड़ लिया है और उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे मॉब लिंचिंग से बचा लिया, लेकिन वो काफी देर तक वहीं तड़पता रहा। और इस मामले से जुड़ी 2 तस्वीरें आपके सामने और लोग इसका वीडियो भी बनाते रहे। बाद में एसडीपीओ ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। घटना अरियरी गांव की है, जहां 2 पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पहले दोनों तरफ से पथराव हुआ, फिर एक पक्ष की तरफ से फायरिंग भी की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। और इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। गोपालगंज में एम्बुलेंस से शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने जब NH 27 पर एम्बुलेंस की तलाशी ली तो उसमें 10 लाख की शराब मिली। शराब एम्बुलेंस में बॉक्स बनाकर छुपाई गई थी और पुलिस ने 2 लोगों को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, जो हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि शराब की डिलीवरी मुजफ्फरपुर में की जानी थी। इससे पहले 13 नवंबर को भी गोपालगंज में एम्बुलेंस से शराब बरामद की गई थी। एम्बुलेंस के आने की जिसमें शराब है, उस सूचना के आधार पर बरौली थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा रेकी करके उस एम्बुलेंस को रोका गया और जांच पड़ताल की गई। ये 2 क्वालिटी की शराब मिली है, 2 व्यक्तियों को की गिरफ्तारी हुई है। वो लोग बताया कि ये लोग हरियाणा से शराब लेके आ रहे थे और दरभंगा रोड में कहीं मुजफ्फरपुर जिला में सप्लाई करना था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।